यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी कानून से देवभूमि में होगा बड़ा बदलाव। क्या इन्हीं बदलावों से चिढ़े हुए हैं कट्टरपंथी? अब इन कट्टरपंथियों को एक सच्चे मुसलमान ने दिखाई औकात। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तब से ही या शायद उससे पहले से ही यूसीसी को लेकर मांग उठ रही थी। देश के सच्चे नागरिकों का मानना है कि यूसीसी के लागू हो जाने से देश के नागरिकों को उनकी असली पहचान, असली हक उन्हें मिल जाएगी। लेकिन यूसीसी को लेकर कई मुस्लिम संगठन विरोध करते नजर आए। आरोप लगाया गया कि यूसीसी मुसलमानों से उनका हक छीनने के लिए लाया जा रहा है। मुस्लिम सेवा संगठन और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन राज्य में समान नागरिक संहिता यानी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद इस तरह से बौखला गए कि नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी लगाने पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मुसलमान भी है जो सीएम धामी और उनकी सरकार के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। नाम है शादाब शम्स, जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जब राज्य में यूसीसी की सुगबुगाहट हो रही थी तभी से कट्टरपंथी मुसलमानों में इसे लेकर डर व्याप्त था। उन्हें लग रहा था कि जो डेमोग्राफिक चेंज वो उत्तराखंड में धड़ल्ले से कर पा रहे थे उस पर यूसीसी के आते ही रोक लग जाएगी। कई मुस्लिम संगठन जैसे कि मुस्लिम सेवा संगठन और जमीयत उलेमाए हिंद ने तो कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया। कहने लगे कि यूसीसी देश की अखंडता के लिए घातक है। अब इन्हीं मुसलमानों को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लताड़ लगाई और जो कहा उसे सुनकर कट्टरपंथी मुसलमानों में हड़कंप मच जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लेके आए हैं, ये एक शुरुआत है। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और हमारा मानना है कि पूरा देश की जितने भी प्रदेशों की सरकारें इसे हाथों हाथ लेने वाली हैं। अब आप बताइए, तमाम विकसित देशों में यूसीसी लागू है। अमेरिका में क्या मुसलमान नहीं रह रहा? क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं है? क्या जर्मनी में मुसलमान नहीं है? ये फ्रांस में मुसलमान नहीं है? तुर्की में मुसलमान नहीं है? हर जगह यूसीसी लागू है। एक जैसा कानून पूरे देश के लोगों के लिए लागू हो और कहीं भी, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं इसलिए कह रहा हूं, यूसीसी से कहीं भी मुसलमानों के जो ईमान पे चलने के रास्ते हैं उसमें कहीं कोई रोड़ा नहीं है यूसीसी। आप मुझे बताइए, इस्लाम में कहां लिखा है कि एक से ज्यादा शादी आप नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे? कहीं लिखा है क्या? अगर आप एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। शादाब शम्स कहते हैं कि कहां लिखा है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। ये लाइन उस वक्त की कहानी को भी बताती है जब 3 तलाक को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया था। याद दिलाता है कि कैसे कुछ कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर देश का मुसलमान इसका विरोध कर रहा था। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही इसका लाभ समझते हुए मुस्लिम समाज ने पीएम मोदी के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। अब बात करते हैं उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा। यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव होंगे? शादी या तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। लड़कों की शादी 21 और लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कराने पर रोक लग जाएगी। हलाला और बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा। बेटा और बेटी संपत्ति के बराबर के हकदार होंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पत्नी के साथ माता पिता और बच्चे ही बराबर के हकदार होंगे। यूसीसी से अनुसूचित जातियां बाहर होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने या उसे तोड़ने पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। लिव इन में रहने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। बता दें आपको कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के लागू होने के बाद राज्य में शादी का रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बहुविवाह और हलाला पर रोक लग जाएगी और साथ ही साथ शादी के लिए लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल का होना अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। खैर, आप सीएम धामी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक बार फिर आपको छोड़े जाते हैं शादाब शम्स के बयानों के साथ। मेरे यहाँ उत्तराखंड में तो मोदी धामी का कॉम्बिनेशन इतना शानदार बन गया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दोनों योजनाओं को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक तरफ आयुष्मान भारत और दूसरी तरफ अटल आयुष्मान योजना, दोनों साथ मिलकर चल रही है। 100% उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त इलाज। अब ये बताइए, वहां तो मुसलमान भी रहते हैं तो मुसलमानों को मुफ्त। आज मेरे मुख्यमंत्री
उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, हम्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब में यूनिफॉर्म। बहुत शानदार पहल है आपकी। अभी आप देश का पहला राज्य बने यूसीसी लाने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम है उत्तराखंड में, डेमोग्राफिक बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन विरोध की आवाज नहीं उठी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लेके आए हैं, ये एक शुरुआत है। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और हमारा मानना है कि पूरा देश की जितने भी प्रदेशों की सरकारें इसे हाथों हाथ लेने वाली हैं। अब आप बताइए, तमाम विकसित देशों में यूसीसी लागू है। अमेरिका में क्या मुसलमान नहीं रह रहा? क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं है? क्या जर्मनी में मुसलमान नहीं है? ये फ्रांस में मुसलमान नहीं है? तुर्की में मुसलमान नहीं है? हर जगह यूसीसी लागू है। एक जैसा कानून पूरे देश के लोगों के लिए लागू हो, और कहीं भी, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं इसलिए कह रहा हूं, यूसीसी से कहीं भी मुसलमानों के जो ईमान पे चलने के रास्ते हैं उसमें कहीं कोई रोड़ा नहीं है यूसीसी। आप मुझे बताइए, इस्लाम में कहां लिखा है कि एक से ज्यादा शादी आप नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे? कहीं लिखा है क्या? अगर आप एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में आप एनसीईआरटी लागू करें कब से? अगले सेशन से जी, 2025 का जो नहीं, इसी सेशन से, अपकमिंग मार्च से जो सेशन शुरू होगा, उसमें आपका कुरान भी पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल, साइंस भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो वो दुनिया को जान पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है दुनिया में। हम मॉडर्न मदरसा बनाने जा रहे हैं। मॉडर्न मदरसा धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये जो मदरसे, जिसको हम स्कूल कहते हैं, हिंदी अनुवाद जिनका स्कूल है, तो स्कूल में सारी सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए हमने कहा एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे, और उस उत्तराखंड बोर्ड के साथ साथ मेरे बच्चे हाफिज कुरान भी बनेंगे। तो किसी को, किसी हिंदू को यह आपत्ति नहीं है कि मुसलमान कुरान पढ़े। उनको दिक्कत यह कि आप कट्टर मत बनिए, आप सब कुछ पढ़िए ना, देश को भी तो समझिए, देश को भी जानिए। और आप भगवान, हम ये मानते हैं कि हम मुस्लिम, हिंदुस्तानी, भारतीय मुसलमान हैं, और भारत की एक संस्कृति है। अपनी संस्कृति को अपनाते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसी पर आगे बढ़ रहा था कि जिस तरीके से आप उत्तराखंड में इस चीज को लेकर चल रहे हैं, क्यों ना पूरे देश में इस तरीके की चीजें लागू कर दी जाए? बिल्कुल, हम तो कहते हैं। तो वो जो शुरुआत में बचपन में कट्टरपंथ दिमाग में भरा जाता है, वो नहीं होगा तो देश अपने आप अमन चैन के रास्ते पर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सहारनपुर में भी एक मदरसे में गया, वहां भी इसी तरीके का मॉडर्न मदरसा है, अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम की कोई योजना चल रही थी वहां। हमारा मानना यही है कि अब समाज को बदलने की आवश्यकता है, और समाज में बदलाव दिख रहा है हमें भी, और बहुत तेजी से समाज बदल रहा है। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, और डर के, एक वो माहौल होता है ना, अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ या नेशनलिज्म के साथ जुड़ते हैं तो कई लोग ये कहने लगे डर की वजह से जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं मुसलमान। डर के नहीं आ रहा है कोई किसी से। इस देश में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। सच के साथ आइए, बिना डरे आइए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं और भारतीय जनता पार्टी का 2 बार प्रवक्ता रहा हूं, मीडिया प्रभारी रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी मुसलमान को मेरी पार्टी में डर के आने की आवश्यकता नहीं है। दिल खोल के आइए, आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आइए। उस कॉन्सेप्ट को मेरे युवा मुख्यमंत्री देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया कि हम मॉडर्न मदरसा बनाएंगे, और वो मॉडर्न मदरसा ऐसा होगा जिसके अंदर उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पे पढ़ाएंगे। अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बनाएंगे ना, हाफिज कुरान के साथ साथ। तो मेरा बच्चा जब वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा तो एनसीईआरटी के सिलेबस में वो श्री राम को भी पढ़ेगा, श्री कृष्ण को भी पढ़ेगा, भगवान बुद्ध को भी पढ़ेगा, नानक देव को पढ़ेगा, है ना, गुरु नानक देव को पढ़ेगा, सबको पढ़ेगा ना। मैं कह रहा हूं कि वो जब सब कुछ पढ़ेगा तो उसको इल्म हासिल होगा, और फिर वो एक बेहतर इंसान बनेगा जो देश के लिए सोचेगा। इसलिए हमने उनका नाम रखा है, जो हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं उसका नाम सजेस्ट किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसा। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे होंगे जिसमें देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, और हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत एक ईमान का बड़ा हिस्सा है। उस सोच के साथ मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव नोट ना, जिस नोट के ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं, आज उस तरफ मुस्लिम समाज अब चलने लगा है। वो इन कट्टरपंथी सोच से, जो डरा के रखने वाली सोच है, जो ओवैसी जैसी सोच है, अरे मुसलमानों का नुकसान पहुंचा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों से छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? हमारा यकीन तो यह है, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ते की हैसियत नहीं है जो पेड़ से गिर जाए। दुनिया में जो कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है।
तो ऊपर वाले की मर्जी से देश का प्रधानमंत्री मोदी को किसने बनाया? वो किसकी मर्जी से बने? ऊपर वाले की मर्जी से। ये मुसलमान के ईमान है। लेकिन कुछ लोग डराने पे लगे हैं, ऐसा हो जाएगा। अरे जब होना होगा, जो मेरे मुकद्दर में लिखा है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए और परमपिता परमात्मा मेरे साथ हो, तो पूरी दुनिया भी मेरा मिलके कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और वो मेरे खिलाफ हो जाए तो पूरी दुनिया भी मुझे बचा नहीं सकती। इस नियत के साथ ये इस्लाम का ये ईमान था। गरीब को मिल क्या रहा है? पूछिए जरा किसी गरीब मुसलमान से कि आपके हिस्से में कुछ आया क्या, तो कहेगा कुछ भी नहीं। उसे ये नहीं पता मेरे स्टेट में वक्फ की संपत्ति कहां कहां है, उनका उपयोग किस तरह से हो रहा है, कौन उपयोग कर रहा है। तो सर्वे करवा लीजिए उनका। इसीलिए अभी सर्वे की बात आई है, उस पर बड़ा बवाल मच रहा है। सर्वे हो गया उत्तराखंड में। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कि उन्होंने सर्वे के लिए हरी झंडी दे दी है। मेरा आग्रह है कि जो मुसलमान ये तो मान नहीं रहे हैं ना, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर क्या होता है। वो वक्फ बाय यूजर होता है जिसको मुसलमान अपने मजहब के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। आप कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर मजहब को मुसलमान अपने मजहब के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे कब्रिस्तान है, ठीक है, हम उसमें दफन होता है मुसलमान मरने के बाद, तो वो वक्फ बाय यूजर हुआ। एक मदरसा है, वहां मुसलमान जिन बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, तो वो वक्फ बाय यूजर हुआ। मस्जिद जहां नमाज होती है वो वक्फ बाय यूजर हुआ। अब सवाल ये आता है कि मस्जिद, मदरसा, खानकाह, मजार, जो मजहब के नाम पे जिनका इस्तेमाल हो रहा है, ये वक्फ बाय यूजर कहलाती है। और कमाल की बात देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के, और मदरसा बोर्ड में दर्ज हैं 419, ये 422, तो ये 300 साढ़े 300 मदरसे किसके हैं? ये वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं 119, ठीक है, और मदरसा बोर्ड में है 422, तो यानी कि 300 से ज्यादा मदरसे ये किसके हैं? हाँ। तो ये प्राइवेट मदरसे हुए। वक्फ ये कहता है अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई कोई भी संपत्ति शरन वक्फ होगी। तो मौलाना शरीयत क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? शरीयत औरों से मनवाओगे, अपने आप शरीयत नहीं मानोगे। ये सारी संपत्ति जो प्राइवेट मदरसों के नाम पे मौलाना के पास है, सब वक्फ दर्ज होनी चाहिए। एक भी संपत्ति मौलानाओं के पास किस हैसियत से, मुझे समझा दीजिए। मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुस्लिम स्कॉलर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 3 बार हज किया है, मैं भी शरीयत जानता हूं। मुझे यह बताइए ना कि ये जो मदरसे जो वक्फ के पास नहीं है, ये जो आपने पर्सनल प्रॉपर्टी बनाए हुआ है, जिसके नाम पे आप चंदा लोगों से ले रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? नहीं, वो कह सकते हैं कि भाई हमने अपने घर परिवार का पैसा लगा के। कहां से? तो आपको साबित करना पड़ेगा, कीजिए साबित, सर्वे में साबित कर दीजिए आपका पैसा है। सर्वे में मतलब मौलाना शरीयत नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं मौलाना को शरीयत बनवाएंगे इंशाअल्लाह, हम बनवाएंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार में शरीयत बनवाएंगे, धामी सरकार में शरीयत बनवाएंगे। भाई छोड़िए ना इन प्रॉपर्टियों को, इससे विस्तार से बताइए कि मैं कैसे बनवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति आप फतवा मंगा लीजिए। हाँ। जो बरेली शरीफ को मानते हैं वो बरेली से फतवा मंगा लीजिए, नदवा को मानते हैं नदवा से मंगा लीजिए, जो देवबंद दारुल उलूम को मनवाते हैं वहां से मंगा लीजिए, कहीं से भी शरीय फतवा ले लीजिए। अल्लाह के नाम पर लिए गए चंदे या लिए गए पैसे से खरीदी गई कोई भी जमीन शरन वक्फ होगी कि नहीं? वो वक्फ होगी। जितना हम इस काम को जानते हैं, हम कह रहे हैं कि वो वक्फ होगी, और वक्फ होगी तो आप ये बताइए फिर ये वक्फ क्यों नहीं किया आपने वक्फ? आप इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं? ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? ये सदका, ज़कात, खैरात, चंदे से, लोगों से पैसा एकत्र कर कर आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी किस ग्राउंड पे बना रहे हैं? आप इसलिए बना के रखे इस प्रॉपर्टी को क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको हिसाब किताब देना पड़े। एक एक पाई का हिसाब वक्फ बोर्ड लेगा, हिसाब किताब हम लेंगे, हमारी सरकारें लेंगी। इस संपत्तियों को मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से तमाम संपत्तियों को, माननीय मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, तमाम संपत्तियों को तमाम सरकारें जितनी भी स्टेट्स की हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो खानकाहें हो, इनको सबको वक्फ में दर्ज करें।